Hello friends, welcome to DCS Learning. In this video, we will discuss how to fill up the form for CUET 2022 एग्ज़ाम. CUET 2022 अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे. देखो 6 अप्रैल से लेके 6 मई तक यहाँ पे इसका जो फॉर्म फिलअप का अवेलेबिलिटी है, तो अभी ऑलमोस्ट जो है 10 दिन बचे हैं. तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म फिलअप कर लेना. बहुत लोग ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तो अगर कुछ दिक्कत भी होगा तो करेक्ट भी कर सकते हैं. तो जो मेरे वीडियोज़ के लिए वेट कर रहे थे, देखो कुछ रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा डिले हो गया, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो. तो देखो यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, कैसे पार्टिकुलर आपको क्या क्या चीज़ आपको फिल करने हैं. सबसे पहले आपको नाम फिलअप करना होगा एज पर क्लास टेंथ में. देखो पर्सनल पहले एक पेज खुलेगा जो पर्सनल डिटेल्स वाला पेज होगा. वहाँ पे आपको क्लास टेंथ और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो भी है मेनली क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट में जिस तरह का आपका मतलब वहाँ पे नाम में जो स्पेलिंग है एग्जैक्टली वही स्पेलिंग आपको वहाँ पे डालना है, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं. अगर देखो दो चीज़ का वेरिफिकेशन, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन आपका क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट से होता है. तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम वहाँ पर भरना होगा, फादर्स नेम मदर्स नेम भरना होगा आपको. ठीक है. अगर आप फादर्स और मदर्स नेम में दोनों में से कोई भी नहीं भरते हो तो आपको एक गार्जियन का नेम भरना होगा. ठीक है. अगर फादर मदर मान लो नहीं है तो गार्जियन का नेम भरना होगा. कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ आपको भरना होगा, ये भी आपका 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना होगा. जेंडर, नेशनलिटी, कंट्री, आइडेंटिटी टाइप आपको सब कुछ भरना है. आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड भर सकते हो. ठीक है, आधार कार्ड भर सकते हो. और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर भर सकते हो, जो कि आपका 12 डिजिट का होता है. आधार नंबर आप भर सकते हो. फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वो एड्रेस का होगा. ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस का. तो उसमें क्या क्या आपको भरने हैं, आपके हाउस का नेम, ठीक है, या फिर नंबर, हाउस नंबर जो होता है. फिर आपका विलेज या सब लोकेलिटी जो भी, टाउन में रहते हो तो सब लोकेलिटी जो भी होता है. उसके बाद लोकेलिटी, फिर उसके बाद आपका कंट्री. ठीक है, उसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कंफर्म द ईमेल एड्रेस. ओके, ईमेल एड्रेस को 2 बार यहाँ पे भरना होता है. फिर मोबाइल नंबर विदाउट एनी कंट्री कोड, आपको बस मोबाइल नंबर भरना है जो 10 डिजिट का है. अगर जो इंडिया से बाहर के स्टूडेंट होंगे उनका अलग अलग नंबर हो सकता है. हम इंडिया के स्टूडेंट के बारे में बात करें तो 10 डिजिट का नंबर होगा. कन्फर्म दैट मोबाइल नंबर. अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी आप दे सकते हो. आई विल सजेस्ट यू कि आप डेफिनेटली अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दे देना. फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो वहाँ पे टिक होगा, उसको आपको क्लिक करना है. ठीक है, दोबारा दबाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे टाइप करने का. फिर उसके बाद आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है. पासवर्ड आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल आपका नाम राहुल है तो राहुल @ ठीक है, पहला लेटर मैंने लिया है कैपिटल, बाकी सब स्मॉल है. @ या हैशटैग कुछ भी कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे 8 डिजिट का यहाँ पे होगा, मिनिमम जो है 8 डिजिट का आपका पासवर्ड होगा. कंफर्म करो वो पासवर्ड को. फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका आएगा, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक नेम, और या फिर पेट, इस तरह का रहेगा आपका. एक पर्टिकुलर कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लो ऐसे ही रैंडमली, और एक सिक्योरिटी आंसर उसके लिए चूज कर लो. फॉर एग्जाम्पल फेवरेट बुक का नाम है आपका, मान के चलो मान लो गीता. ठीक है, एक जो फेवरेट जो आपका बुक का नाम है मान के चलो गीता, तो आप जो है फेवरेट विच इज़ योर फेवरेट बुक, मान लो ऑप्शन है तो उसको टिक करना है और आंसर में गीता. तो अगर कभी पासवर्ड आप भूल जाते हो तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको हेल्प करता है. जब सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका आएगा और जब आप सिक्योरिटी आंसर में गीता टाइप करोगे तो आप अपना पासवर्ड रीजनरेट कर सकते हो. तो ये इसका जो है मतलब होता है. मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया क्यों सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर देना पड़ता है. सिक्योरिटी पिन एक आप दे सकते हो, टू बी एंटर्ड एज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. नहीं, ये सिक्योरिटी पिन जो है आप खुद नहीं देना है, यहाँ पे डिस्प्ले हुआ होगा. ठीक है, जिसको हम लोग कैप्चा भी कहते हैं, तो वो कैप्चा यहाँ पे आपको देना है. ठीक है, कैप्चा जो होता है वो देना होता है यहाँ पे. उसके बाद नेक्स्ट जो पेज आएगा वो आपका पर्सनल डिटेल्स रहेगा. वहाँ पे आप यहाँ पे एप्लीकेशन में वो सेम चीज़ फिर से डाल सकते हो. यहाँ पे आपका जो प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस वहाँ तक यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद ये सब फिर से आप जो है टाइप कर सकते हो. और मेनली यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का अगर कुछ क्राइटेरिया रहता है तो पीडब्ल्यूडी के बारे में यहाँ पे है. तो अगर है तो येस करना है. पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपका 40% से अगर ज़्यादा है तो येस करना है, नहीं तो नो करना है. टाइप ऑफ डिजेबिलिटी वगैरह ये सब आप लिख सकते हो एज पर योर जो है डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो होगा उसके अकॉर्डिंग. फिर फादर्स नेम, फादर ऑक्यूपेशन, फादर्स क्वालिफिकेशन, मदर नेम, मदर क्वालिफिकेशन, मदर ऑक्यूपेशन, ये सब होता है. जैसे नीट का भी होता है ना, सेम चीज़ है. एनटीए का जो जितने भी यहाँ पे फॉर्म होता है सबका सेम चीज़ होता है, नीट जैसा ये यहाँ पे भी है. फिर गार्जियन नेम अगर है तो ये ऑप्शनल है, दे सकते हो. एनुअल फैमिली इनकम आपको देना है. फिर ट्विंस हो क्या पूछेगा. ठीक है, नेम ऑफ द ब्रदर एंड सिस्टर पूछेगा.
ठीक है, अगर ट्विंस है तो। फिर रोल नंबर आपका जो 10th में था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रोल नंबर इंपॉर्टेंट। डोमिसाइल स्टेट इंपॉर्टेंट है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके बनवा के रखना है। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? रेसिडेंट, ठीक है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो आपका डोमिसाइल होता है। फिर आपको डायबिटिक हो कि नहीं वो पूछेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पे नो ही होगा आप लोगों का। अगर डायबिटीज़ है आप में तो यस कर सकते हो। प्लेस ऑफ रेसिडेंट मतलब जो स्टेट आपका है। मोड ऑफ प्रिपरेशन एक पूछता है, ऑनलाइन कोचिंग या सेल्फ स्टडी, तो जो अगर सेल्फ स्टडी करे तो सेल्फ स्टडी, अगर कोचिंग ले रहे हो तो ऑनलाइन कोचिंग आप टाइप कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग इसके लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको, तो आप ऑनलाइन कोचिंग जो है ले सकते हो। ओके, फॉर CUET एग्जाम। RIC के लिए भी अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो उनके लिए भी हम ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन कोचिंग के साथ आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन कोचिंग थ्रू गूगल मीट। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर विजिबल है। उसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पूछेगा, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मीडियम स्टडी जो होता है इंग्लिश या हिंदी जो भी होगा चूज कर सकते हो। यहाँ पे फिर से एड्रेस का जो पेज आएगा तो फिर से सेम चीज़ आपको कर देना है। फिर अगर कोटा या फिर कैटेगरी मांगता है तो BPL लाइन से बिलोंग करते हो क्या, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, येस या नो वो टिक करना है। काश्मीरी माइग्रेंट हो कि नहीं वो टिक करना है, येस और नो, ठीक है। या डिफेंस पर पर्सनल का वार्ड हो, मतलब उनके चिल्ड्रन हो, तो येस और नो टिक करना है। NCC कोटा चाहिए तो टिक करना है। स्पोर्ट्स के लिए अगर आपके पास कुछ है तो टिक करना है येस, ठीक है। फिर अगर कहीं पे आपने स्पोर्ट्स में कहीं नेशनल लेवल तक गए थे तो वहाँ पे भी, या स्टेट लेवल तक गए थे वहाँ पे टिक कर सकते हो। फिर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कोई का वार्ड हो तो भी येस और नो टिक कर सकते हो। फादर इज योर फादर एम्प्लॉय ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे आप जो है टिक कर सकते हो। कौन सा यूनिवर्सिटी के में काम करते हैं आपके फादर, वो आपको टिक करना है। ईमेल उनका एम्प्लॉय ID लिखना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ द डिपार्टमेंट जहाँ पे आपके पिताजी काम करते हैं वो लिख सकते हो। डेजिग्नेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस लिख सकते हो। अगर मदर भी हैं तो उनके लिए भी सेम चीज़ यहाँ पे है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे 10th का डिटेल्स आपको मांगेगा, जिसमें आपका रिजल्ट स्टेटस अपीयरिंग हो या पास्ट है वो लिख सकते हो। ऑब्वियसली पास्ट ही हो गया आप लोग। पासिंग ईयर कौन सा होगा वो लिखना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सा है, 10th होगा, ये प्रीफिल्ड ऑलरेडी रहेगा इसमें। प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल या अर्बन, उसमें से कोई सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल जो भी आपका होगा, बहुत सारे लिस्ट होता है, CBSE इस तरह से बहुत सारे लिस्ट होता है, वो टिक कर सकते हो उसमें सिलेक्ट करके। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, ऑब्वियसली इंडिया होगा आप लोगों का। फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर बोर्ड नेम आपको टिक करना है यहाँ पे। फिर अदर बोर्ड अगर होता है तो वहाँ पे भी आपको ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद स्कूल कॉलेज का नेम और एड्रेस, पिन कोड, रोल नंबर जो आपका था 10th में वो टिक करना है। रिजल्ट का मोड क्या था, ग्रेड या परसेंटेज, वो टिक करना है। फिर मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितना था, अगर ग्रेड में था तो। CGPA कितना मिला, इक्विवेलेंस परसेंटेज कितना हो गया, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। अगर नहीं आता तो टिक करना होगा आपको, मतलब वहाँ पे टाइप करना होगा। मैक्सिमम मार्क, ऑब्टेन मार्क और परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे अगर परसेंटेज में है तो आप यहाँ पे ये वाला करना है, CGPA है तो ये वाला करना है। फिर उसके बाद आपका 12th का डिटेल्स मांगेगा, जिसमें आपको रिजल्ट स्टेटस अपीयरिंग या अपीयर्ड, यहाँ पे अपीयरिंग बहुत सारे हो सकते हैं, तो अपीयरिंग या अपीयर में से किसी को टिक करना है। पासिंग ईयर यहाँ पे होगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल, ये सब आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपका रिजल्ट मोड पूछेगा, आप दे सकते हो। यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम जहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ देखो, यहाँ तक तो बहुत आसान है, आपने ऑलरेडी नीट के लिए भी भरा है तो यहाँ तक सब आसान है, ईजी है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे आप लोग गलती करने वाले हो या कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। देखो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम ऑफ सिलेक्शन, आपको पहले एक यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों का जो इंटीग्रेटेड BSc बीएड या BA बीएड के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले मान लो आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार चूज़ किया। प्रोग्राम नेम मान लो BSc बीएड या BA बीएड आपने चूज़ किया। फिर उसके लिए जो यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप BSc बीएड मान के चलो लेते हो साउथ बिहार के लिए, तो वहाँ पे लैंग्वेज जो है सबसे पहले एक इंग्लिश या हिंदी कोई एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा। मान के चलो यहाँ पे आप इंग्लिश लेते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पहले 2 सब्जेक्ट आपको लेना है। डोमेन स्पेसिफिक 1 में मान लो आप हिस्ट्री लेते हो, 2 में मान लो आप ज्योग्राफी लेते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ पूछेगा कि आपको जनरल टेस्ट के लिए अप्लाई करना है कि नहीं, तो यहाँ पे येस आपको टिक करना है। साउथ बिहार के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो किसी हिसाब से जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग लेना है। और मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कौन सा यूनिवर्सिटी कौन कौन सा डोमेन सब्जेक्ट्स और कौन कौन सा डिटेल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रहा है, तो वो वीडियो डेफिनेटली देखना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वो जो है मैं दे दूँगा, ठीक है। तो आपने इंग्लिश लिया, हिस्ट्री लिया, ज्योग्राफी लिया और जनरल टेस्ट और GT, ये 4 चीज़ जो है आप फर्स्ट जो है शिफ्ट में ले सकते हो।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्लॉट होते हैं, स्लॉट 1 स्लॉट 2। अब देखो सेकंड लैंग्वेज यहाँ पे कुछ लेना नहीं है ज़रूरत, अगर है तो मैंने अगर बोला होगा जो वीडियो में कि आपको जो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है, अगर मैंने उसमें बताया है तो फिर लेना है, या फिर आप खुद से भी यूनिवर्सिटी का जो है मतलब जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो, और CUET का भी वेबसाइट में यूनिवर्सिटीज़ का रिक्वायरमेंट वगैरह दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप खुद पढ़ के देख सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियो आपने देखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल टेस्ट आपने ले लिया। मान लो और 3 सब्जेक्ट मांग रहा है तो यहाँ पे क्या लोगे, पॉलिटी लोगे, इकोनॉमिक्स लोगे, और मान के चलो यहाँ पे ये इतना ही मांगता है आई थिंक आपका यहाँ पे, हाँ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और शायद कुछ एक और भी सब्जेक्ट है, आप देख लेना। तो मान लो आपका यहाँ तक खत्म हो जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मान लो कोई एक और सब्जेक्ट है, ठीक है, सोशल साइंस का कोई एक और सब्जेक्ट है, तो मान लो वो लेते हो। जो मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है, एक बार देख लेना, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, तो एक आप देख लेना, लेकिन मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, आप देखना उसको। तो मान लो ये भी कोई सब्जेक्ट है मान के चलो, ठीक है, तो यहाँ तक आपने लिया, 3 सब्जेक्ट यहाँ से लिया, यहाँ से 4 ले सकते हो, 3 यहाँ से लिया, इसमें आपको कुछ मान लो लेने का जरूरत नहीं पड़ा, और मान लो इसमें भी आपको कुछ लेने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन मान के चलो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार के साथ साथ और कोई और अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे एक और सब्जेक्ट आप ले सकते हो अगर मांगता है तो जितना सब्जेक्ट्स आपको मांगता है और जो जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अब कोई बच्चा पूछते हैं कि सर कि हम आर्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आर्ट से बिलोंग करते हैं तो हम क्या लें, तो यहाँ जैसे मैंने बताया इस हिसाब से ले सकते हो। अगर आप साइंस से बिलोंग करते हो तो आप क्या लोगे, BSc BD के लिए मान लो आपको अप्लाई करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में, तो आप क्या लोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश तो आप ले रहे हो, इंग्लिश और जनरल टेस्ट के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और मान लो बायोलॉजी, ये 4 डोमेन सब्जेक्ट लेते हो, और यहाँ पे आपका यहाँ पे ये जो है लेते हो इंग्लिश और जनरल टेस्ट, तो ये ले सकते हो। कभी कभी कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम साइंस से बिलोंग करते हैं, अगर हम आर्ट्स का भी लेना चाहेंगे तो हमको तो मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट लेना है, तो क्या हम तो और 4 तो नहीं ले सकते, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये 4 हमको अगर BA BEd करने के लिए लेना पड़ेगा तो वहाँ तो नहीं ले सकते, तो यहाँ दिक्कत आपका होता है। तो वही चीज़ है, अगर आपको BA BEd करना है तो आपको आर्ट्स वाला सब्जेक्ट लेना होगा, अगर आपको BSc BEd करना है तो यहाँ पे आपको साइंस वाला सब्जेक्ट लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट मैक्सिमम जो है आप 6 ही ले सकते हो, यही दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा कि आपको आर्ट्स में जाना है या साइंस में जाना है। तो साइंस के बच्चे देखो, अभी आपका जो सिलेबस है वो 12th का सिलेबस है, तो साइंस के बच्चे अगर साइंस में अप्लाई करते हो तो आपके लिए ईजी है। साइंस के बच्चे अगर BA BEd में जाना चाहते हो फिर आपको ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी आपको 12th क्लास से पढ़ना पड़ेगा, 12th NCERT वगैरह से, जो कि आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको पूरी तरह से फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे। तो साइंस वाले आर्ट्स में जाओगे तो डिफ़िकल्ट आपका बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि नया सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो आई विल सजेस्ट यू, देखो आप मुझसे पूछोगे सर कोचिंग प्रोवाइड करो, तो हम तो कोचिंग प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप साइंस से बिलोंग करते हो तो आप साइंस के लिए अप्लाई करो, अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो तो आप आर्ट्स के लिए अप्लाई करो, ताकि आपको ईजी होगा। ठीक है, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट्स आपको 6 ही चूज करने के लिए मिलेंगे, उससे ज़्यादा डोमेन सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है CUET का डिमेरिट्स यहाँ पे हो जाता है। तो पहला डिमेरिट यहाँ पे CUET का अगर हम देखेंगे तो आप जो है अपने हिसाब से सब्जेक्ट जो है चूज़ नहीं कर सकते, 6 ही डोमेन सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। BSc BEd के साथ BA BEd में अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये एक डिमेरिट हो जाता है CUET का। ठीक है, जो कि RI में नहीं है। अगर आप RI में फॉर्म फिलअप करते हो तो अगर आप BSc BEd के लिए अप्लाई करते हो तो उसके साथ आप BA BEd के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ MSc BEd के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शन रहता है आपका, एक ही एग्जाम देना है, कोई अलग अलग आपको सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है। RI का सिलेबस बहुत आसान है, 3 सब्जेक्ट है यहाँ पे, इंग्लिश है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और यहाँ पे आपका रीजनिंग है। यही 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और इसी 3 सब्जेक्ट के ऊपर आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, ओनली 1 एग्जाम आपको देना है, और आप मल्टीपल कोर्स में आपका रिजल्ट आएगा, उसमें से जिसमें चाहो आप एनरोल हो सकते हो। तो RI का यहाँ पे मेरिट्स है, RI का हर पॉइंट्स में मेरिट्स है, तो कोई डिमेरिट नहीं है यहाँ पे। जो कि एक डिमेरिट हम CUET में मतलब देख सकते हैं कि हम जो है अपने हिसाब से सब्जेक्ट जो है सिर्फ 6 चूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है, ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन RI जो है CUET के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप RI के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है,
सो दिस इज़ फॉर दिस मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं इस वीडियो में बोलना चाहता था। उसके बाद देखो एग्जाम सेंटर आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपका नज़दीकी सेंटर होगा। फिर क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको चूज़ करना है, इसमें से 4 आपको प्रेफरेंस मिलेंगे, अपने हिसाब से अपने आसपास के 4 सेंटर आपको सिलेक्ट करना है। फोटोग्राफ जो रहेगा उसमें आपका 80% फेस दिखना चाहिए, और फेस मास्क अगर आपने लगाया हो तो खोल देना है। फोटो करते टाइम आपको फेस मास्क नहीं लगाना है, और वो 200 KB के अंदर आपका रहना होगा, 10 से 200 KB के अंदर। सिग्नेचर भी आपको रखना है जेपीजी फॉर्मेट में, ये भी 30 KB के अंदर रखना है। क्लास 10 का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे चाहिए अपलोड करने के लिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत लोग बनाए नहीं होते हैं, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। ऑन सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी अदर देन जनरल और रिजर्व, अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मैं एक फॉर्म अप्लाई कर रहा था नीट का, तो उसमें मैंने देखा एक कैंडिडेट का मैं अप्लाई कर रहा था, तो उस केस में मैंने पर्सनली ये चीज़ देखा कि 1 जनवरी 2022 के बाद ही आप का अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर है तो वो चलेगा, नहीं तो उससे पहले है तो उसके मतलब वो 1 जनवरी से 2022 से पहले है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते उसमें से, क्योंकि वो अप्रूव या फिर उसको वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको लेटेस्ट ही चाहिए पूरा, 1 जनवरी 2022 के बाद वाला ही चाहिए। तो मैंने उसमें वो नीट में ये चीज़ देखा था, ठीक है, नीट के लिए मैंने देखा था। सीयूईटी का तो मैंने अभी तक किसी का फॉर्म फिलअप किया नहीं है, तो वही चीज़ है। तो इसी वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे कम्प्लीटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूँ। तो इसीलिए मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ कि अगर ये डिटेल्स है तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मांगा है तो कंफर्म हो जाएगा। तो ये सीयूईटी का डायरेक्टली ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे रिजर्वेशन का देखो, यहाँ पे पेज नंबर 20 है, तो 20 नंबर पे से आई होप निकल जाएगा। और कुछ है क्या इसमें? नहीं, आई थिंक इतना ही है। हाँ, ये देखो ओबीसी एसेंशियल सर्टिफिकेट फॉर्मेट, यहाँ पे 36 37 यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो हम उस पेज में जाते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। डायरेक्टली उस पेज में जाके हम देखेंगे कि क्या ये चीज़ सही है जो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे देखो क्या मांगा है, नोट में देखने के लिए मिलेगा। अच्छा चलो, यहाँ पे नहीं है, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। अच्छा, हम लोग 20 पेज में जाके देखते हैं कि क्या डिटेल्स वहाँ पे दिया हुआ है। पेज नंबर 20, यहाँ पे देखो, लेट्स वेट। हाँ, यहाँ पे देखो ये क्या मांग रहा है। तो ओबीसी एनसीएल का अगर अप्लाई करना है तो यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे सेम देखो, जो एनटीए कर रहा है ना, एनटीए सबके लिए कर रहा है, तो एनटीए का जो जो डिटेल्स भी सबके लिए सेम है, कॉपी पेस्ट ही कर दिया है उसने। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इट शुड बी बेस्ड, इट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022। तो ये लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो तुरंत अप्लाई करके आपके पास रहना चाहिए। ओबीसी एनसीएल है या एससी एसटी अगर है तो भी, जो भी, अगर यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के केस में मैंने देखा था, ठीक है। बाकी एससी एसटी के केस में तो ऐसा कुछ नहीं बोला है कि पर्टिकुलरली 1 जनवरी के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए बोला है, देखो ईडब्ल्यूएस के लिए ये चीज़ बोला है कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2022 से बाद होना चाहिए, और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का भी 1 जनवरी 2022 के बाद आपका होना चाहिए। 2022 1 जनवरी के जो है बाद उसका होना चाहिए। अगर उससे पहले है तो काम नहीं आएगा, उससे पहले है तो काम नहीं आएगा, उसके बाद वाला आपका होना चाहिए। तो अगर आपने नहीं बनाया तो तुरंत बनवा लो, उसके बाद आप जो है फॉर्म अप्लाई करना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ भी है, एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। अगर आपके पास नहीं है, आपने देखा कि 6 मई तक यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप का जो है डेट है, 6 मई तक है, तो इतने जल्दी तो नहीं बना सकते। जो नहीं बना सकते वो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने देखा था नीट में कि एक ऑप्शन था कि जिनके पास नहीं है वो एक जो है एक अंडरटेकिंग जैसा कुछ था, जो एनेक्सेसर करके लिखा हुआ था, वो कर सकते हैं। आई थिंक वो इसमें भी होगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एनेक्सेसर एक्स बी करके नीट वाला में मैंने देखा था, उसमें था। तो यहाँ पे भी होगा अपेंडिक्स या एनेक्सर कुछ होगा यहाँ पे, तो वो दिखा देता हूँ। आई थिंक इसमें होना चाहिए वो, हाँ, लेट्स सी दैट। आई थिंक उसमें था, ठीक है। नीट में मैंने देखा था, इसमें भी शायद हो सकता है कि एक अंडरटेकिंग जैसा कुछ था, जो कि आप अगर अप्लाई करते हो, अप्लाई करते टाइम उसको अगर अपलोड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वो सिमिलर मतलब जो अंडरटेकिंग जैसा ही आपका था। तो शायद इसमें तो नहीं दिखा रहा है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया हुआ है। अच्छा, ये वाला है, ये वाला आपका है, ठीक है। ये वाला, ये जो 40 नंबर पेज में है ना, ये वाला है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ओबीसी एनसीएल का अगर आपका है तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 40 नंबर पेज पे यहाँ पे होगा ये वाला। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं बनाया
नहीं बना पाओगे तो ये वाला आप जो है अप्लाई कर देना। यहाँ पे अपना नेम एड्रेस वगैरह लिख लेना, एप्लीकेशन नंबर लिख लेना, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल और जो पासवर्ड चार्ज आपने अपलोड किया वो आप वो फोटो ये कर देना। यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है अंडरटेकिंग कि आई अंडरस्टैंड दैट एज पर द न्यू गाइडलाइन मुझे 1 जनवरी के बाद वाला करना है, लेकिन मैं अभी नहीं कर पाया। जिस टाइम में मेरा सीट एलोकेशन होगा उस टाइम में मैं रिपोर्टिंग के टाइम दे दूंगा या दे दूंगी करके यहाँ पे आपको जो है अंडरटेकिंग लिखना है। आपका फादर और मदर का साइन, आपका साइन, डेट और यहाँ पे प्लेस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आप भी डेट दोगे, आपके मम्मी या पापा भी डेट देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेम यहाँ पे होना है आपका। ठीक है, तो ये डिटेल्स, ये वाला पेज आप अपलोड कर दोगे तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हो तो। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अगर OBCNCL का आप अप्लाई करते हो और 1 जनवरी बोला है, आई थिंक EWS के लिए भी सेम चीज़ होगा, आप देख लेना। ठीक है, और बाकी मैं आपका क्लियर करता हूँ और क्या क्या डिटेल्स आपको भरने हैं। तो ये तो हो गया सर्टिफिकेट वगैरह, और BPL है तो BPL का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कश्मीरी माइग्रेंट हो तो उसके लिए सर्टिफिकेट, डिफेंस का वार्ड हो तो उसके लिए सर्टिफिकेट, पर्सनल डिजेबिलिटी तो उसके लिए सर्टिफिकेट। ये तो हो गया। उसके बाद आपका पेमेंट के लिए एक पेज आएगा। पेमेंट जितने आपने डोमेन सब्जेक्ट चूज किया होगा, जितना स्लॉट चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली उसमें दिखाएगा। तो जो पेमेंट उसमें दिखाता है उसी को आपको पे करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट में कोई गलती नहीं होगा, तो उसको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो है फाइनल पेज प्रिंट हो जाएगा। तो कैसे कैसे करना है देखो, यहाँ पे आप जब ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, यहाँ पे ये वाला पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, ये वाला रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोल रहा है, लेकिन वो करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है फी कितना लगता है, वो भी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। फिर आप डायरेक्टली प्रोसीड, क्लिक टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला आपको टिक करना होगा, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड में यहाँ पे आपको टिक करना होगा। फिर क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर आपका नाम, जो डिटेल्स मैंने बताया वो सब आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। सारे एड्रेस, आपको जो भी चीज़ें दिया हुआ है सब कुछ फिलअप करना है। पासवर्ड 8 डिजिट का देना है, जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे लिखा होगा वो देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है मोबाइल नंबर और परमानेंट एड्रेस पे आपको जो ये टिक करोगे तो यहाँ पे एक OTP आएगा मोबाइल पे। OTP फिर आप वेरीफाई करोगे अपना OTP वेरीफाई होने के बाद फिर आपका जो है एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह सब कुछ जो आपके ईमेल में आया होगा, मोबाइल में आया होगा, उसमें से आप फिर से लॉगिन कर सकते हो। तो एक चीज़ मैं बताऊँगा कि जब यहाँ पे जो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे आप कर रहे हो ना, जिस टाइम पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड तो आपने खुद दिया है, एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आता है उसको तुरंत आप नोट डाउन कर लेना। एक पेन एंड पेपर रखे रहना अपने साथ, नोट डाउन कर लेना। फ़ोटो भी, कैमरा फ़ोन से फ़ोटो भी खींच लेना है और स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। तो आपके पास ये डेफिनेटली एप्लीकेशन नंबर रहना चाहिए। फ़ोन में भी आ जाएगा, लेकिन ये भी आप खुद कर लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। RI के लिए भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो हमेशा नोट डाउन करते रहना, पेन पेपर अपने पास रखना चाहिए, हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है। फिर लास्ट में जो है पेमेंट का आएगा यहाँ पे, तो पेमेंट जो जितना मांग रहा होगा उस हिसाब से आपको फ़ी पेमेंट करना है। ठीक है, और कंटिन्यू करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स भर आपका हो जाएगा। तो जो भी पेमेंट जहाँ पे भी जिस स्टेप पे पेमेंट मांगेगा आपको कर लेना है। और सारा डिटेल्स तो मैंने बता दिया कैसे क्या भरना है, आप आराम से भर सकते हो और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपका सारा डिटेल्स रहेगा, तो आप आराम से जो है फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव क्लियर योर डाउट्स। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जो पेड एस्पिरेंट्स हैं वो मैसेज कर सकते हैं। और बाकी सब जो है टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल, और आई विल ऑल्सो मेक ए वीडियो ऑन दैट। So this is about this video. We'll again meet in the next video, but before that I want to say you that अगर आपको CUET का जो है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा जो बेस्ट कोर्स है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, दैट इज़ RIC कोर्स। अगर आपको रीजनल इंस्टीट्यूट में आपको इंटीग्रेटेड BEd, BA BEd या BSc BEd, या फिर आपको 2 ईयर BEd, इंटीग्रेटेड BEd MAd या 2 ईयर MAd के लिए कोर्स करना है, तो उसके लिए हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, जो कि इंडिया में आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी किताब रहता है वो स्टेट BEd के अकॉर्डिंग होता है। सिलेबस उसमें एज पर द जो RA का वेबसाइट उस हिसाब से नहीं रहता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं रहता है। तो हम आपको स्टडी मटेरियल के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा हम आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अप्रॉक्स यहाँ पे 80 ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे, 50 सेक्शनल प्लस 30 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, ये भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जो हम लोग आपको गूगल मीट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सीट लिमिट हमने सिर्फ 100 रखा हुआ है। ठीक है, तो वो भी आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।